गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाओ जल्दी जल्दी सभी लोग।
और सॉरी बेटा, आवाज ही नहीं आई पहले। टॉमहॉक क्रूज मिसाइल। तो टॉमहॉक क्रूज मिसाइल, हम लोगों ने मिसाइल का चैप्टर किया था और आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल डिस्कस की थी। और क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स के बीच में एक मेजर डिफरेंस है कि जब भी बैलिस्टिक मिसाइल फायर करते हैं तो पहले वो बहुत हाइट तक जाती है, उसके बाद अपना जो डिस्टेंस है, रिमेनिंग जर्नी जो अपनी ऐसे कवर करती है, बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है। और इनका एल्टीट्यूड बहुत हाई होता है और उसके बाद इनके उतरने की स्पीड जो बहुत हाई होती है, तो ये मैक्स 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक पहुंच सकती हैं। क्रूज मिसाइल्स की स्पीड कंपैरेटिवली उतनी नहीं होती, पर क्रूज मिसाइल्स लो एल्टीट्यूड के ऊपर उड़ती हैं और लो एल्टीट्यूड पर उड़ने के साथ साथ ये अपने आप को हाइट को एडजस्ट करते हुए चलती है। मतलब जब हाइट मिसाइल, जब व्हेन मिसाइल फील्ड के उसके आगे एक बहुत मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी है तो मिसाइल अपनी हाइट रेज कर लेगी, उसके बाद अपना एल्टीट्यूड कम कर लेगी। जैसे कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो मिसाइल अपनी हाइट जो है एडजस्ट करते चलती है। ये टॉमहॉक मिसाइल की खासियत है और बहुत अच्छी मिसाइल है। और अमेरिका लगभग दुनिया में बहुत सारे अपने जो अलायंस पार्टनर उनको बहुत सारे लोगों को बेच चुका है। और रिसेंटली अमेरिका ने जापान को ये मिसाइल जो हैं ये भी सेंड की हैं और 400 यूनिट्स जो है मिसाइल इसको जापान को भी सेल किया इन्होंने। तो टॉमहॉक लैंड अटैक मिसाइल इज एन ऑल वेदर लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल यूज्ड फॉर लैंड अटैक वॉरफेयर। इट इज लॉन्च्ड बाय यूएस नेवी सरफेस शिप्स एंड यूएस नेवी एंड रॉयल नेवी सबमरीन्स। इसका मतलब ये है कि ये मिसाइल्स नेवी के लिए बनी है और नेवी और सबमरीन्स यानी कि एयरक्राफ्ट करियर टाइप के, उस टाइप के जहाज या फिर डिस्ट्रॉयर से, या फिर it will launch through the submarines also. So weight approximately 2900, way speed 550, range 1550 miles, budget cost, तो इसकी जो काफ़ी महंगी मिसाइल है और दुनिया में हर मिसाइल ऐसी ही है, लगभग $30 लाख की ये मिसाइल है। $30 लाख। अब आप डॉलर को हिसाब से काउंट करो तो इंडिया में किस हिसाब से कितने रुपए बनेंगे, और लगभग हम लोग 100 रुपये का डॉलर रख लेते हैं तो लगभग ये $3 लाख की एक मिसाइल है। ठीक, अब ऑब्वियसली इतनी इफेक्टिव मिसाइल को इस तरह से तो बर्बाद करता नहीं और कोई ऐसे खरीदेगा नहीं जिसकी इकोनॉमी का साइज बहुत स्ट्रांग नहीं होगा या जिसको थ्रेट बहुत ज़्यादा नहीं होगा, वो इस मिसाइल को नहीं खरीदेगा। ध्यान रखना बेटा, एक मिसाइल को खरीदने के लिए एबिलिटी चाहिए और दूसरी सेंस में कहा जाए कि इतनी महंगी मिसाइल खरीदने की औकात भी चाहिए। और दूसरे इम्पॉर्टेंट उससे बड़ी बात है कि वो कंट्री थ्रेटन्ड फील भी कर रही हो। तो इसका मतलब दूसरी सेंस में हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी कंट्री को थ्रेटन्ड फील कराना भी तो एसेंशियल है। दैट इज अमेरिकन पॉलिसी का पार्ट है कि कोई कंट्री अगर थ्रेटन्ड रहेंगी तो उसके वेपन्स बिकेंगे। और जितनी वेपन सप्लायर कंट्रीज हैं जो आर्सेनल बेचती हैं, उन सब का पहला एफर्ट यही होता है कि कोई कंट्री डर रही हो या कोई कंट्री डरा रही हो तो डरने वाले को भी मिसाइल बेचेंगे और डराने वाले को भी बेचेंगे। तो अगर पाकिस्तान के साथ अमेरिका यही करता रहा और कुल मिला के रशिया भी हमारे साथ यही करता रहा, अपने वेपन्स बेचते हैं, हेलीकॉप्टर्स, अपने सबमरीन्स, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर, अपनी एयरक्राफ्ट्स ताकि आपको किसी ना किसी का थ्रेट रहे। अगर इंडिया को चाइना का थ्रेट रहेगा तो इंडिया चाइना के इक्विवेलेंट वेपन्स खरीदेगा। अगर पाकिस्तान को इंडिया का डर होगा तो पाकिस्तान इंडिया के इक्विवेलेंट वेपन खरीदेगा। और अगर पाकिस्तान के पास कहीं पर एज है तो इंडिया की मजबूरी हो जाती है। तो इसका मतलब हम लड़ें या ना लड़ें, मार्केट ज़रूर है रशिया के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। सिमिलरली इंडिया को भी लगा कि वॉर तो शायद कभी हो 20, 25, 30 साल के अंदर, पर इस 20, 25, 30 साल तक कंटिन्यूसली वेपन्स खरीदते रहते हैं और शायद वेपन्स के लिए तैयार भी रहना चाहिए। तो इस करके वी आर ऑल्सो फाइंडिंग दोज कंट्रीज हु आर वल्नरेबल और हु आर इन नियर फ्यूचर हु आर गोइंग टू इंडल्ज इन वॉर, और उसी में अरमानी, अजरबैजान या बाकी कंट्रीज। तो हथियार तो बड़ी ज़बरदस्त मार्केट है और अमेरिका इसको खूब अच्छे से यूज़ करता है, बड़ी कंट्रीज यूज़ करती हैं
और उसी में ब्लैकमेलिंग भी होती है, तुम मेरे से ये वेपन खरीदो, इसके बदले में हम ये करेंगे, तुम हमसे ये सामान खरीदो, इसके बदले हम तुम्हें ये बिज़नेस जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये दे देंगे, तुम हमसे इस तरह की 10 मिसाइलें खरीदो, हम तुमसे इतना लोहा खरीद लेंगे, हम इतना एल्युमिनियम खरीद लेंगे, इतना बॉक्साइट खरीद लेंगे, इतना प्रिपेयर्ड आयरन जो है वो किसी भी फॉर्म में हो हम बाय कर लेंगे। तो उसके बाद फिर उसके प्रोडक्ट बनाएंगे, वो बेचेंगे। और रिसेंटली इंडिया रशिया को कल एक न्यूज़ थी कल की, कल हम लोग डिस्कस करेंगे उसको, कि इंडिया गोइंग टू सेल इट्स जेसीबीज, इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड जेसीबीज रशिया हमसे बाय कर रहा है। इसका मतलब रशिया में कई सारी चीज़ें बेच रहा है। पेट्रोल को लेकर भी रशिया कुछ थोड़ा सा नॉर्म्स उसके थोड़े ढीले हुए हैं और थोड़ी सख्ती उसमें कमी आई है, रेट बढ़ा दिए थे उसने, फिर रेट कम कर दिए, पेट्रोल बाय करने वाला, कई सारे इश्यूज और है, इसको डिस्कस करते हैं। द मिसाइल नोन एज टॉमहॉक इज मैन्युफैक्चर्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड सर्व्स एज द पर्पस ऑफ एंगेजिंग इन डीप लैंड सी अटैक ऑपरेशन कैपेबल ऑफ बीइंग डिप्लॉयड बाय बोथ। ध्यान रखना बेटा, अमेरिका में वेपन मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनीज होती हैं, अमेरिकन गवर्नमेंट नहीं बेचती, इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट बेचती है। तो अगर अमेरिका अपने वेपन्स को इंटरनेशनल मार्केट्स में बेचती है तो क्या अमेरिका की कंडीशन भी वही है जो इंडिया में अंबानी और अडानी की है? इंडिया में अंबानी और अडानी बदनाम है, अमेरिका में माना जाता है कि अमेरिकन बिजनेसमैन को अमेरिका सपोर्ट करता है। कल्चर का डिफरेंस है, वहाँ पर भी यही है, यही कंपनीज हैं जो इंडिया में काम करती हैं, यही कंपनीज हैं जो दूसरी कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स को और उनके डेलीगेट्स को पैसे देती हैं ताकि वो इस वेपन्स को खरीद लें। अगर मान लो 3 लाख डॉलर की एक मिसाइल है और 3 लाख डॉलर की ऐसी 50 मिसाइलें या ऐसी 100 मिसाइलें कोई कंट्री खरीदती है, इसका मतलब उसका तो बहुत सारा अमाउंट जो है, उसके बजट का बहुत बड़ा अमाउंट जो है अमेरिका के ऊपर खर्च हो जाएगा। तो उस प्रोसेस में अमेरिका को अगर 100-200 करोड़ रुपया वहाँ के पॉलिटिशियंस को देने भी पड़े, यूरोपियन कंपनियाँ यही करती थी। इंडिया में बोफोर्स केस जो था, अब बोफोर्स गन हम लोगों ने जो खरीदी थी, राजीव गांधी उसी में फंसे थे और ऐसा होता रहा, इंडिया में भी पास्ट में ऐसा होता रहा। ये रिश्वत देते हैं, पैसे देते हैं, इनके एजेंट्स इंडिया में घूमते रहते थे पहले, अब कंडीशन चेंज हो गई। तो वो इनके एजेंट घूमते थे, वो वहाँ से प्रोटोटाइप लेके आते थे उस टाइप के, तो उसके टाइप का रेप्लिका उसकी लेके आते थे, फिर यहाँ पर आके दिखाते थे, फिर मिनिस्टर्स के साथ सेटिंग होती थी, फिर वेपन बेचते थे। चलो वापस आते हैं इसके ऊपर। The missile known as Tomahawk is manufactured in United States and serves as the purpose of engaging in deep land attack operations. Then capable of being deployed from both ships and submarine, with the Tomahawk exhibit precision in delivering its warhead in distinct targets. Operation at low altitude, जिसको मैंने डिस्कस किया, altitude हमेशा लो रहता है, क्रूज मिसाइलों का सबका लो रहता है, इसका भी रहेगा। It is a depth of striking fixed objectives such as communication and air defense installation। समझ गए इसका मतलब, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो भी होंगे या फिर ये डिफेंस से जुड़े हुए जो भी रडार्स वगैरह होंगे उनको हिट करेगी। पर्टिकुलरली इन हाई रिस्क एनवायरनमेंट वर ट्रेडिशनल एयरक्राफ्ट माइट फेस सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ सरफेस टू एयर मिसाइल। तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि वहाँ पर एयरक्राफ्ट नहीं जा सकता, पॉसिबिलिटी है क्योंकि वहाँ पर एंटी एयरक्राफ्ट गन लगी हैं तो एयरक्राफ्ट गिराया जा सकता है। अब उसका सोल्यूशन ड्रोन टाइप के जो वो आ गए हैं, उसका सोल्यूशन है डिजाइन टू ट्रैवल एट सबसोनिक स्पीड वाइल मेंटेनिंग अलो। ध्यान रखना बेटा, जो ड्रोन्स आए हैं उन सबकी एक खास बात है कि उन सबकी खास बात नहीं, उनकी कमजोरी है कि उनकी स्पीड बहुत नहीं है। वो अगर अटैक करेंगे वापस आने में बहुत स्लो होते हैं वो, और ये मिसाइल जो होती है बड़ी क्विक एक्शन होती है, स्पीड इनकी ठीक ठाक होती है, 2-3 मैक तक होती है। While maintaining a low altitude, rendering its challenge to be detected by the radar system, utilize specialized guidance system to navigate effectively at such reduced elevations. तो अमेरिका ने US has acquisition of 400 long range cruise missile किसको भेजी है? जापान को। Then Tomahawk are launched vertically from ships and alternatively they can be horizontal launch from the torpedo tubes and attack submarines. तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों लॉन्च हो सकते हैं। तो टॉमहॉक का लॉन्च थ्रू वर्टिकली, इंडिया ने भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च करते हैं, उसका जो वर्जन है, जो नवल वर्जन है, उसको सागरिका कहते हैं, तो एक कैनिस्टर में अंदर बंद रहती है, तो फिर पहले मिसाइल इस तरह से निकलती है, छूटती है, उसके आगे कैप लगा होता है, कैप हटता है, फिर मिसाइल किसी डायरेक्शन के अंदर जाती है। दूसरा, ये टॉर्पीडो की फॉर्म में, टॉर्पीडो से डायरेक्टली लॉन्च कर सकते हैं इसको, इसका हॉरिजॉन्टल लॉन्च भी हो सकता है।
वर्टिकल भी पॉसिबल है और हॉरिजॉन्टल भी है। और अल्टीमेटली वर्टिकल उड़ने के बाद थोड़ी हाइट लेने के बाद 200-300 मीटर के बाद वो अल्टीमेटली हॉरिजॉन्टली होना होता है। हर क्रूज मिसाइल की खासियत है। वर्टिकल मिसाइल जब भी जाएंगी ये बहुत हाइट तक वर्टिकल जाएंगी तो इसका मतलब ये है कि वो मिसाइल जो है वो क्रूज नहीं है। ठीक। और इस तरह की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं जिनकी हाइट ज़्यादा होती है, ये मिसाइल्स शॉर्ट लॉन्ग रेंज कुछ भी हो सकती हैं, बट क्रूज मिसाइल हमने डिस्कस किया था, क्रूज मिसाइल कभी भी लॉन्ग रेंज नहीं होती, शॉर्ट रेंज ही होती है, 100, 200, 300 किलोमीटर तक। रीज़न उसके पीछे, इसमें पीछे लगा हुआ जो propulsion सिस्टम होता है उसमें जो फ्यूल लगा है वो नॉर्मली सॉलिड फ्यूल होता है, और सॉलिड फ्यूल बड़ी तेज जल के खत्म हो जाता है। जितना फ्यूल ज़्यादा होगा उतना मिसाइल का साइज बड़ा होगा, जितना साइज बड़ा होगा तो बड़े साइज की मिसाइल तो फिर क्रूज नहीं हो सकती ना, वो बैलिस्टिक ही होगी हर हालत में। बाकी बेटा आपके डिटेल इसमें मेंशन है क्या क्या है, अगर आपका इंटरेस्ट हो इसको देख लेना। तो इतनी वाइड है, सबमरीन और शिप लॉन्च बस वही है, उसी से मिलते जुलते फैक्ट्स हैं। Launch vertically from ships, alternatively horizontally launched from torpedoes, tubes and attack submarine for external launcher affixed to submarine hull। तो सबमरीन इस करके डेंजरस हो जाती हैं जब आपके पास मान लो एक न्यूक्लियर सबमरीन है, और न्यूक्लियर सबमरीन एकदम साइलेंट रहती है, किसी भी कंट्री के सरफेस के पास एकदम वो खड़ी है, क्योंकि वो डूबी रहेगी, उसको बाहर आने की जरूरत नहीं है, वो डीजल सबमरीन होगी तो उसको बाहर आना पड़ेगा। अगर न्यूक्लियर सबमरीन है तो पानी में डूबी रहेगी, और पानी में डूबी हुई ये जो सबमरीन है ये अंदर से मिसाइल फायर करेगी, तो ये पहले वर्टिकली बाहर आएगी, फिर हॉरिजॉन्टली उस कंट्री के अंदर के बहुत अंदर तक जाके अटैक कर सकती है अगर उसके बाउंड्री के आसपास है तो। ठीक। तो इसकी खासियत ये है कि अमेरिका के पास न्यूक्लियर सबमरीन भी है और न्यूक्लियर सबमरीन के ऊपर टॉमहॉक टाइप की मिसाइल, इसी का कि इंडिया भी लीथल हो जाता है जब उसकी ब्रह्मोस टाइप की मिसाइल, क्योंकि सुपरसोनिक है, इससे स्पीड ज़्यादा है उसकी। तो ड्यूरिंग द लॉन्च फेज द मिसाइल इज पावर्ड बाय सॉलिड प्रोपेलेंट, हमने डिस्कस किया वो पहले, सॉलिड प्रोपेलेंट हैं, जल्दी जलते हैं, जल्दी जल के खत्म हो जाते हैं, थ्रस्ट ज़्यादा देते हैं, और जब भी मिसाइलों के अंदर पहले प्रोपेलेंट यूज़ किया जाता है, पहला फ्यूल जो होता है वो सॉलिड ही होता है हमेशा। And subsequently it transition to the turbofan engine that emits minimal heat, thereby complicating infrared detection। तो इसके अंदर जो फैन लगा है उसकी वजह से हीट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और जब भी मिसाइल को रडार पकड़ता है, रडार उसकी हीट से पकड़ता है, और एक ही तरीका होता है, तो हीट नहीं प्रोड्यूस करती जिसकी वजह से रडार इसको पकड़ नहीं पाता, thereby complicating infrared detection। The Tomahawk missile offer flexibility in payload choices, accommodating both conventional and nuclear warhead। अब नॉर्मली इतनी महंगी मिसाइल लगा के कोई आरडीएक्स बांध के तो छोड़ेगा नहीं, ये याद रखना बेटा, और इतनी महंगी मिसाइल के अंदर आरडीएक्स नहीं लगाए जाते, या फिर वो हो कोई किसी इंडिविजुअल को मारना हो तब है। और ये चीज़ इस बात को थोड़ा सा डेंजरस बनाती है, डर लगता है कि इस तरह की मिसाइलों के साथ जब कन्वेंशनल वेपन्स बढ़े होंगे, स्पीड इनकी बहुत ज़्यादा होगी, तो किसी एक छोटे इलाके को ख़त्म कर सकती हैं बस। तो ये टैक्टिक फॉर्म में यूज़ होता है। अमेरिका इस टाइप की मिसाइलों को दुनिया के सामने एग्जिबिट करता है सिर्फ बेचने के लिए, और कभी कभी किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल को, किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, 15, 20, 50, 100, 200 लोगों को मारने के लिए वो यूज़ करता है। तो अल्टीमेटली उसका लॉजिक मिसाइल बेचना होता है, वो एग्जिबिट कर रहा होता है इसको अमेरिका। चलो आगे चलते हैं। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। The Central Consumer Protection Authority issued notice to Amazon for sale of sweet under the misleading name of Sri Ram Mandir अयोध्या प्रसाद। तो रिसेंटली क्या हुआ कि मैंने भी देखा था इसके ऊपर कि अमेजोन के ऊपर अभी मंदिर का इनॉग्रेशन नहीं हुआ और इन्होंने प्रसाद बेचना शुरू कर दिया, जबकि वो एकदम इनजेन्युइन था, कोई प्रसाद नहीं था, सिर्फ मिठाई थी। तो मिठाई, प्रसाद के नाम पर मिठाई बेची जा रही थी, तो उसको उन्होंने वार्निंग दी है। द एक्शन हैज़ बीन इनिशिएटेड बेस्ड ऑन द रिप्रेजेंटेशन मेड बाय the Confederation of All India Traders, alleging that Amazon is engaging in deceptive trade practices involving the sale of sweets under the guise of Sri Ram Mandir Ayodhya Prasad. It may be mentioned that under the Consumer Protection E-Commerce Rules 2020, no e-commerce entity shall adopt any unfair trade practice, whether it is course of business on its platform or otherwise. Further, misleading advertisement as defined under the Consumer Protection Act 2019। तो पिछले कुछ सालों से कोर्ट जो है वो स्ट्रिक्ट हो गया, और कोर्ट ने स्ट्रिक्टनेस का एक रिजल्ट था कि किसी ने कोर्ट में केस फाइल किया कि ये कह रहे हैं कि साबुन में क्रीम है और हमारा बच्चा क्रीम समझ के इसको खा गया, जबकि इसमें क्रीम कंपनी प्रूव नहीं कर पाई कि इसमें सच में क्रीम डली हुई है। ठीक, जो प्रूव नहीं कर पाई तो कंपनी के ऊपर फाइन हुआ। इसी तरह रंग गोरा करने की क्रीम भी थी, उसमें भी किसी ने किया कि ये तो गलत बता रहे हैं, मेरा तो रंग गोरा नहीं हुआ, मैं इतने सालों से इसको यूज़ कर रहा हूँ। और अभी उसके बाद ये वाला कंडीशन है, ये तो टोटली फेक प्रॉमिस है,
कि आपको हम लोग राम प्रसाद दे रहे हैं, मंदिर का प्रसाद दे रहे हैं अयोध्या से, और प्रसाद की जगह उसको मिठाई बेची जा रही है। As provided in the Consumer Protection Act 2019, Central Consumer Protection Authority has been established 24th of July 2020 के अंदर ये अथॉरिटी एस्टेब्लिश होती है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड एनफोर्स द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स एज अ क्लास। तो अल्टीमेटली हमारे फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन के लिए, कंज्यूमर फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन के लिए इट वाज मेड, and it will be chief commissioner, it will have a chief commissioner as a head and only 2 other commissioner। तो 3 लोगों का बॉडी होगी, इसमें एक चीफ कमिश्नर होगा, 2 अदर कमिश्नर्स होंगे, one of whom will be deal with the matters relating to the goods while the other will look into the cases relating to the services। तो एक गुड्स को देखेगी जो प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, और जो सर्विसेज दूसरी सर्विसेज को चेक करेगी, जो सर्विसेज प्रोवाइड की हुई हैं क्या वो सर्विसेज मिल रही हैं कि नहीं। और सर्विसेज की कई सारी कैटेगरीज हैं, कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज हैं जो सर्विसेज बेचती हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई एप्लीकेशन बनवाना है तो आपने किसी कंपनी से कांटेक्ट किया, तो कंपनी सेट कि हम आपको एप्लीकेशन बना के दे देंगे, वो सर्विसेज की कैटेगरी में आता है। हम आपको ये वाला फीचर देंगे, ये वाला फीचर देंगे, वेबसाइट से जोड़ देंगे, वेबसाइट बना के देंगे, एप्लीकेशन बना के देंगे, वो सब सर्विसेज की कैटेगरी में आएगा। Then it will be empowered to conduct investigation into the violation of consumer rights and institute complaints prosecution। Order recall to unsafe goods and services, अगर कोई प्रोडक्ट खराब है तो अनसेफ है तो उसको रिकॉल किया जा सकता है। Order discontinuation to unfair trade practices and misleading advertisement, तो ऐसा कोई भी एडवर्टाइजमेंट, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जिसको मिसलीड किया गया, मिस एडवर्टाइज किया गया, ऐसे किसी प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करने के लिए अथॉरिटी ऑर्डर कर सकती है। इम्पोज पेनल्टीज ऑन मैन्युफैक्चरर्स, एंडोर्सर्स, पब्लिशर्स ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, तो फाइन लगाए जा सकते हैं उनके ऊपर। नोडल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इसके साथ जुड़ा हुआ है। और तो फंक्शन ऑफ CSCPA ये आप चेक कर लेना जाके, व्हाट दीज आर: डायरेक्शन, कंसर्न, directions of the concerned trader, manufacturer, endorses, advertising, publish either of, discontinued false leading misadvertisement, modify it, issue safety notices consumer against unsafe goods and services, impose penalties if cases are proven। So these are all mentioned here। तो राइट्स अंडर द न्यू एक्ट क्या क्या चीज़ें हैं, प्रोविजन, नए वाला प्रोविजन है वो क्या कहता है। नेक्स्ट इज नॉन अलाइंड मूवमेंट, नाम समिट कहते, नाम समिट। अब नाम मूवमेंट इट वाज इंट्रोड्यूस्ड जब वर्ल्ड वाज डिवाइडेड बिटवीन 2 मेजर ग्रुप्स, that is first world and second world countries। तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज मीन्स USA and USA's alliance partners, and second world country means the countries supporters of USSR, United Socialist Soviet Russia। The countries who joined the first group, American partners are called first world countries, who joined second group यानी USSR group, they were called the countries of second world। और जो कंट्रीज ने इन दोनों ग्रुप्स को ज्वाइन नहीं किया, those countries were called the third world countries। और इंडिया उसके फाउंडर मेंबर्स में से था। अब उसके पीछे रीजन जो है वो ये था कि इंडिया डोंट वांट, लाइक इंडिया देयर आर सो मेनी कंट्रीज हु डोंट वांट टू गो आइदर इन अमेरिकन साइड और रशियन साइड। सो जिन कंट्रीज ने अपना इंक्लाइनेशन किसी दोनों में से किसी ग्रुप में नहीं दिखाया, उन कंट्रीज ने इस ग्रुप को फॉर्म किया। पर ग्रेजुअली व्हाट हैपेंड, कंट्रीज स्टार्टेड ज्वाइनिंग द ग्रुप्स। उसमें से ज़्यादातर कंट्रीज अमेरिकन ग्रुप में चली गई, थोड़ी सी कंट्रीज जो है वो सेकंड जो अपने नाम ग्रुप में रह गई। नाउ द पॉइंट इज, जो भी कंट्री नाम ग्रुप्स में थी, अमेरिका के साथ उनके रिलेशन कॉन्स्ट्रेंट थे, अमेरिका के साथ उनके रिलेशन अच्छे नहीं थे, क्योंकि अमेरिका ये मानता था कि इंडिया जैसी कंट्रीज जो नाम ग्रुप के अंदर हैं वो लाल नहीं है पर गुलाबी जरूर है। लाल नहीं है मतलब कम्युनिस्ट नहीं है, बट कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी रखती जरूर है। जैसे इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किए, और जब अमेंडमेंट किए तो अमेरिका स्टार्ट रियलाइजिंग, इंदिरा गांधी के टाइम के ऊपर अमेरिका स्टार्ट रियलाइजिंग इंडिया इंक्लाइंड टूवर्ड्स रशिया। तो अब रशियन पॉलिसीज़ की वजह से इंडिया का रंग जो ऐसा है, और पॉसिबिलिटी है कि इंडिया में कम्युनिज्म कभी आ भी जाएगा, या अमेरिकन एजम्पशंस थी, ऐसा कभी इंडिया में हुआ नहीं।
तो ये जो वो जो कंट्रीज थी, नाम की कंट्रीज, ये सभी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि वो कंट्रीज थी जिनके पास अपने पास खाने को थोड़ा था, और ये कंट्री किसी भी ग्रुप का मेंबर बनने से इस करके डर रही थी कि दे वर फीलिंग इनसिक्योर। तो बड़ी मुश्किल से इंडिया जैसी कंट्री ने को 200 साल गुलाम रहने के बाद अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी, और ये ना हम अमेरिकन ग्रुप या रशियन ग्रुप के अंदर चले जाएं, कल को वो आके हमें कैप्चर करके बैठ जाए और फिर हम फिर खाली हाथ रह जाएं, स्ट्रगल करने के बाद फिर खाली हाथ हो जाएं। तो इसका कि इंडिया के अपने कुछ रीजन थे जिसकी वजह से जवाहरलाल नेहरू की पॉलिसी थी कि हम नॉन अलाइंड रहेंगे, किसी कंट्री के साथ नहीं रहेंगे। अब ये जो ग्रुप है, इट वाज फॉर्म्ड, इंडिया इसका फाउंडर मेंबर था, और उसके बाद इसकी जो फाउंडर्स थे उसके अंदर 120 डेवलपिंग वर्ल्ड स्टेट्स थी, नॉट फॉर्मली अलाइंड विद अगेंस्ट एनी मेजर पावर ब्लॉक, द लार्जेस्ट ग्रुपिंग स्टेट्स वर्ल्ड वाइड आफ्टर द यूनाइटेड नेशन। तो इसकी स्टार्टिंग जो है वो इसी तरह से होती है कि हम किसी ग्रुप का मेंबर नहीं बनेंगे, और ज़्यादातर कंट्रीज़ वही थी जो रिसेंटली जो डेवलपिंग कंट्रीज थी या फिर जो साउथ की कंट्रीज़ थी। तो साउथ ब्लॉक जो था, यानी कि इक्वेटर से नीचे की कंट्रीज ज़्यादातर वही थी, इस ग्रुप की मेंबर थी, और जो थे भी उनकी इकोनॉमी को बहुत स्ट्रांग नहीं थी। उसमें इंडोनेशिया, घाना, इंडिया, ये सब फाउंडर मेंबर्स थे इसके। अब देखो बेटा, नाउ आज नाम का क्या स्टेटस है? यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है इसके बारे में मेंस में, एंड प्री का तो क्वेश्चन 2-3 ही बनेंगे, क्या होंगे इसके आज हम डिस्कस कर लेंगे। मेंस में क्वेश्चन पूछ सकती है अकॉर्डिंग टू यू नाम इज रेलेवेंट और नॉट। वो एथिक्स में भी हो सकता है, एसए का पार्ट भी हो सकता है, इंटरनेशनल रिलेशन के सेक्शन में भी आ सकता है। द ऑथेंटिसिटी ऑफ नाम और द लॉजिक बिहाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ नाम। नाउ अगर आप प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नाम इज नथिंग, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और अगर इस रियलिज्म को आप फॉलो करते हैं और रियलिज्म के फैन हैं और मैकियावेली आपका पॉलिटिकल साइंस का हीरो है, तो आपको लगेगा बकवास है, इसका कोई मतलब नहीं है, अल्टीमेटली किसी न किसी ग्रुप में रहना ही पड़ेगा हर कंट्री को, या नॉनसेंस है। बट हम लोगों ने आज हॉब्स में डिस्कस किया था कि स्टेट इज रिक्वायर्ड फॉर वीकर पर्सन्स, स्टेट इज रिक्वायर्ड टू फील आवर सेल्फ सिक्योर। तो हर एक कंट्री ये फील करती है उसको किसी ना किसी ग्रुप में रहना जरूरी है। एज वी हैव डिस्कस्ड कि इंडिया इज द मेंबर ऑफ सार्क, फाउंडर मेंबर ऑफ सार्क, SAARC, और सार्क इररिलेवेंट है क्योंकि इंडिया उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट ही नहीं करता। सिमिलरली नाम, इसमें कोई बड़ी कंट्री, मेजर कंट्री नहीं है, सब भूखे नंगे लोगों का बनाया हुआ ग्रुप है। 2-3 साल बाद ये मिलते हैं और एनुअल मीटिंग नहीं होती इसकी, 2-3 साल बाद मिलते हैं, वही थोड़ा बहुत आपस में डिस्कस करते हैं। बड़ी कंट्रीज का डोमिनेशन चलता है और इंडिया इसमें इस करके पार्टिसिपेट कर रहा है। हम लोग कभी इसको लिखेंगे नहीं मेंस में, इंडिया इस करके पार्टिसिपेट कर रहा है क्यों? ये बिजनेस हमें मिलता रहे, अफ्रीकन कंट्री से बिजनेस मिलता रहे, क्योंकि गरीब का गरीब दोस्त होता है। और जब इंडिया उनके बीच में पहुंचता है, मैं भी तुम्हारी तरह आज़ाद हुआ था, मैं भी तुम्हारे दोस्तों में से एक हूँ, मैं तुम्हारे वेलफेयर के लिए काम करूँगा, आपके सबसे क्लोज हम लोग हैं, एंड वी शुड सपोर्ट ईच अदर, एंड वी आर राइजिंग इकोनॉमी। तो इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग अमेरिकन कंट्रीज, होंडा, सुजुकी, यू शुड सपोर्ट अवर कंट्रीज, बजाज खरीदो, आप कंपैरेटिवली चीपर प्रोडक्ट भी हैं, रिलायबिलिटी भी कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो दीज आर द थिंग्स, उनको लगता है कि अपना भाई है, हम ही में से निकल के इसने कोई तरक्की की है, ये पुराने अमीरों में से नहीं है, हमारे में से कोई एक है। और उसके बाद इंडिया की अपनी पोजीशन जो है ना, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस में इंडिया की अपनी इंपॉर्टेंस, बाइंग सेलिंग के अंदर इंडिया का होल्ड, राइजिंग इकोनॉमी, देयर आर सो मेनी थिंग्स। और द पॉइंट इज इंडिया से इस करके उनको थ्रेट नहीं है क्योंकि इंडिया कोई कम्युनिस्ट कंट्री नहीं है जैसे चाइना है। तो अगर चाइना से रिलेशन बनाते हैं तो उनको अमेरिका से कुछ ना कुछ रिलेशन जो उनके खराब होते हैं, अमेरिका उनको आंखें दिखाता है कि तुमने फिर चाइनीज सामान खरीद लिया। तो इंडिया के साथ ऐसी कंडीशन नहीं है। इंडिया क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है, और आज हम ये कह सकते हैं कि इंडिया कम से कम नाम का तो बहुत एक्टिव मेंबर नहीं है, USSR के ग्रुप में भी नहीं आता। हाँ, हमारी जो प्रॉक्सिमिटी है वो कंपैरेटिवली अमेरिकन या ग्रुप ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के साथ हमारे रिलेशन कंपैरेटिवली बेटर हुए हैं। और अब सेकेंड वर्ल्ड तो खैर रहा ही नहीं क्योंकि रशिया और उसके अलायंस पार्टनर कुछ खास नहीं रहे, रशिया और चाइना रह गए। कहीं कभी कभी क्यूबा का नाम आपको सुनने को मिल जाता है, और वो बहुत एक्टिव आइडियोलॉजी नहीं, अल्टीमेटली सोशलिज्म फ्लॉप हो गया दुनिया में, एक सेंस में हम लोग मान सकते हैं। चाइना उसका झंडा उठा के खड़ा है, नॉर्थ कोरिया है, ये सब उस ब्लॉक में आते हैं, और अमेरिका ने ऑलमोस्ट इन सभी कंट्रीज को ब्लॉक कर रखा है जो भी इस ग्रुप में आते हैं। तो बच गया इंडिया। तो इंडिया अमेरिकन अलायंस पार्टनर भी है, तो एक न्यूट्रल टाइप की इंडिया की इमेज भी है। तो इंडिया के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज नाम जरूर देगा, बट इसकी कुछ स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस होगी ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और किसी ज़माने में स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए बना था,
आपस में सभी लोग मिलके आपस में ट्रेड करते हैं, और उसके बाद क्योंकि इकोनॉमी का साइज एक जैसा है सबका, और एक बड़ा प्रेशर ग्रुप जरूर था, है ना, उस टाइम के 120 नेशन उसके अंदर मेंबर्स थे उसके, बट ग्रेजुअली वो डिक्लाइन हो गया। और उसके बाद अभी जो कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग द रीसेंट गैदरिंग ऑफ 19 नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट टुक प्लेस इन कंपाला, युगांडा के अंदर हुआ इन जुलाई 19 and 20। द इंडियन डेलीगेशन लेड बाय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। Preceding the summit, ministerial deliberations are scheduled, and Minister of State of External Affairs Dr. Rajkumar Rajan Singh will attend the NAM Foreign Ministers meeting. Detail क्या है इसके? In the 19th NAM summit was conducted under the leadership of Uganda in Kampala, and Uganda assuming the chairmanship from Azerbaijan until 2027 तक। तो इसके बाद अगला जो चेयरमैन होगा इसका अजरबैजान होगा। तो अजरबैजान की कंडीशन भी समझ सकते हैं, युगांडा की कंडीशन भी समझ सकते हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं। हाँ, बट ये है कि एक ग्रुप में आते हैं तो ग्रुप में तो मक्खियाँ भी तंग करती हैं, छोटी मछलियाँ भी ग्रुप में तंग करती हैं। उस तरह से एक ग्रुप है, और हर कंट्री अपने आप को किसी न किसी ग्रुप में सेफ फील करती है। रियलिज्म में नहीं, बट आइडियलिज्म में तो जरूर ऐसा इफेक्टिवली काम करता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस में नाम से रिलेटेड, तो नाम में हम लोग लिख सकते हैं कि वो एक पॉजिटिव सेंस में द ग्रुप इज इन पॉजिटिव एस्पेक्ट, इसके सो मैनी रियलिस्टिक का फीचर इसके बाद लिख सकते हैं इसके अंदर, और हम लोग करेंगे आगे चल के, ये भी आएगा ये वाला टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के सेक्शन के अंदर। तो 19th summit was conducted under the leadership of Uganda in Kampala, Uganda assuming the chairmanship from Azerbaijan until 2027। और अजरबैजान अर्मानिया को इंडिया वेपन बेच रहा है, और अजरबैजान भी इसका मेंबर है। ध्यान रखना, हमारे वेपन्स की सप्लाई आर्मेनिया को हुई है, और उससे पहले अजरबैजान ने इंडिया के सिटीजन्स को वीज़ा भी विजिट अलाउ कर दिया है। तो इंडियंस अगर अजरबैजान घूमने आना चाहते हैं तो उनको वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा, वहीं जाके सीधा उनको वीज़ा मिल जाएगा। अजरबैजान ऐसा कर रहा है, और अजरबैजान टर्की की सपोर्ट है अजरबैजान को, और टर्की अपने वेपन्स बेचता है अजरबैजान को, इंडिया इसके ओपोनेंट को बेचेगा, आर्मेनिया को। So deepening cooperation and shared global affluence, key summit discussion including the Israel-Hamas war, India विश्वमित्र इनिशिएटिव एंड कॉल फॉर मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो डिमांड तो है मल्टीपोलर वर्ल्ड की, रिक्वायर्ड है या नहीं एक अलग एस्पेक्ट है। अबाउट द नॉन अलाइंड मूवमेंट, नाम एस्टैब्लिश 1961 ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इज एन alliance of developing nations and avoids alignment with any major superpower, originating from the Bandung Conference in Indonesia 1955 के अंदर इसकी पहली मीटिंग होती है। Current membership comprises 120 countries with 53 from Africa, 39 for Asia, 26 from Latin America and the Caribbean, and 2 major European countries. Additionally, it includes non-UN members, states of Palestine, 17 other observer countries and 10 observer organizations। तो ये सब लंबा चौड़ा ग्रुप खड़ा है, को बहुत स्ट्रॉन्ग नेशन इनके अंदर नहीं है। इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ नाम फॉलोइंग यूनाइटेड नेशन। नाम स्टैंड्स एज सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ नेशंस। तो यूनाइटेड नेशन के बाद सबसे बड़ा ग्रुप है। नाम लैक्स अ परमानेंट सेक्रेटेरिएट ऑफ अ फॉर्मल फाउंडिंग कैरेक्टर, एक्ट और ट्रीटी। द समिट टिपिकली अकर्स एवरी 3 ईयर, 3 साल के बाद इनकी मीटिंग होती है। रेगुलर मीटिंग्स का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, इससे पिछली जो मीटिंग हुई थी वो वर्चुअल हुई थी। नाम बड़ा कुछ स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, बहुत बड़ा प्रेशर डाल देगा ऐसा नहीं है, बट द पॉइंट इज मेंबर्स इसके अंदर नंबर ऑफ 120 मेंबर्स प्लस अलायंस पार्टनर, ये वो सब कुल मिला के 100-150 हो ही जाते हैं। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट, FCRA कहते हैं, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, अ प्रोमिनेंट इंडियन पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक, recently faced the cancellation of FCA license following a series of government actions initiated after IT raids in September 2022. Understanding FCRA, Foreign Contribution Regulating Act. अब बाहर से जो पैसा आएगा उसके रेगुलेशन से रिलेटेड ये एक्ट है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन, बाहर से कोई भी कंट्री, उसमें NGOs वगैरह हैं या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बाहर से पैसा आता है, उसको रेगुलेट करने से रिलेटेड ये एक्ट है। अब पर्पस क्या है? FCRA is acronym for Foreign Contribution Regulating Act, is a legislation enacted by the Parliament of India to oversee the acceptance of utilization of foreign contributors by individual associations and companies. Prohibition, the act prohibits the receipt of foreign contributors for any activity detrimental to the national interest. A registration, organization associates government approval to receive funding from abroad.
ऑर्गेनाइजेशंस नेसेसिएट गवर्नमेंट अप्रूवल, बाहर से आपको पैसा चाहिए तो आपको गवर्नमेंट की जो नेसेसिटी दैट द गवर्नमेंट शुड अप्रूव कि आप बाहर से पैसा ले सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन, द एक्ट इज इम्प्लीमेंटेड इन coordination with various union government ministries and agencies, state authorities, and network of formal and informal institutions individually. Amendments, the act was undergone amendments with the most recent being the Foreign Contribution Regulating Amendment Act 2020. The key changes introduced by the amendment includes, तो ये amendments यहाँ पे लिखे हुए हैं इसके अंदर, एक बार आप देख लेना, आगे चल के डिस्कस कर लेते हैं। Prohibition of public servant to accept foreign donations। भाई ये तो आने वाले फ्यूचर के आने वाले जो IAS ऑफिसर्स हैं उनके लिए मुसीबत हो गई, बाहर से पैसा आ नहीं सकता, जमा जरूर करा सकते हैं, आ नहीं सकता मीन्स ये ऑफिसर्स को करप्ट कर सकता है, डिपार्टमेंट्स को करप्ट कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन को करप्ट कर सकता है। रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ फॉरेन डोनेशंस टू एनी अदर पर्सन रिगार्डलेस ऑफ रजिस्ट्रेशन स्टेटस। तो रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ फॉरेन डोनेशंस, आप पैसा किसी दूसरे को ट्रांसफर भी नहीं कर सकते और किसी भी पर्सन को उसका रजिस्ट्रेशन स्टेटस कुछ भी हो उसके बावजूद आप किसी को पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। आपका पैसा आपके अकाउंट में आया है तो आपको गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, आप NGO चलाते हैं तब आपको गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट ऑफ आधार कार्ड, आधार नंबर, पासपोर्ट कॉपी, ओवरसीज इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया, कार्ड फॉर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। तो mandate of foreign donations to be received in a FCRA account at a specific branch of the State Bank of India in Delhi। SBI की किसी ब्रांच में आपका पैसा आएगा FCRA के थ्रू और आपके पास आपका रिकॉर्ड, उसका रिकॉर्ड जो है गवर्नमेंट के पास रहेगा, आपके पास बाहर से पैसा आया है। वैसे बाहर से पैसा आना बुरा नहीं है, गलत नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज को बाहर से पैसा आता है बट वो रेगुलेटेड होना चाहिए, सरकार को पता होना चाहिए पैसा कहाँ से आया। गवर्नमेंट अथॉरिटी टू हॉल्ट द यूज ऑफ अनयूटिलाइज्ड फॉरेन डोनेशंस इन केस ऑफ एक्ट वायलेशन। जो पैसा बाहर से आया वो यूटिलाइज नहीं हुआ तो गवर्नमेंट उस पैसे को होल्ड कर सकती है। मैंडेटरी रिन्यूअल फॉर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 6 मंथ बिफोर एक्सपायरेशन, तो हर 6 महीने के बाद आपको रिन्यू कराना पड़ेगा अपना रजिस्ट्रेशन जो बाहर से पैसा रिसीव करने वाली अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। रिड्यूसिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस लिमिट ऑफ द फॉरेन डोनेशन फ्रॉम 50% टू 20%, और उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस की जो लिमिट थी जो बाहर से डोनेशन आ रहा था उसको कम करके 50% से 20% कर दिया। प्रोविजन ऑफ द वॉलंटरी सरेंडर ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विद द गवर्नमेंट अप्रूवल, तो अगर आप नहीं करना चाहते सरकार को आप सरेंडर कर सकते हैं अपना सर्टिफिकेट। एक्सटेंशन टू द सस्पेंशन पीरियड ऑफ पर्सन रजिस्ट्रेशन अप टू 360 डेज फ्रॉम 180 डेज। पेनल्टी, द एक्ट इंक्लूड पेनल्टीज फॉर मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट, डिलीवरिंग फॉल्स अकाउंट एंड कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन विद इन द लेजिस्लेशन, तो पेनल्टीज होगी उसके इसके अंदर। तो लीगल एक्शन ऑन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कंजर्वेशन, ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस आई है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेके। ये प्रोविजन क्या कहता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपने एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन के अंदर। हमने डिस्कस किया इसकी कई सारी कैटेगरीज हैं और ये ट्रॉपिकल एरियाज में होने वाला पैदा होने वाला ये बर्ड है, वहीं पर ग्रो करता है और क्योंकि ये साइज इसका ह्यूज है उड़ नहीं सकता है और उड़ सकता है तो इसकी लिमिटेशंस हैं बहुत, मतलब एक जगह से दूसरी जगह उड़ के पहुंच सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि कई किलोमीटर तक उड़ के पहुंच जाए या फिर कोई 200-300 मीटर उड़ ले, मतलब ये जैसे मोर उड़ता है कुल मिला के वैसे, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा होता है, भार ज़्यादा होता है। और ऐसे ही जैसे ऑक्टोपस नहीं क्या कहते हैं उसको, शतरमुर्ग जो होता है यार वर्ड याद नहीं आ रहा, चलो खैर कुछ कुछ वैसा ही है क्योंकि फैमिली वही है और गर्दन लंबी है इसकी। ऑस्ट्रिच तो वो भी उड़ नहीं सकता है तो फ्लाइटलेस बर्ड है। ऐसे ही एमू एक आता है, एमू भी फ्लाइटलेस बर्ड है, ये भी फ्लाइटलेस है और ये बस्टर्ड की कैटेगरी में आता है। तो इंडिया में भी है और कुछ कुछ इसी वैराइटीज जो है मिलती जुलती वो अरेबियन कंट्रीज हैं वहाँ पर भी मिलती हैं, कुछ पाकिस्तान में इसकी जो स्पीशीज़ हैं कुछ मिलती हैं। इंडिया और पाकिस्तान वाली सेम है, अरेबिया से आने वाली स्पीशीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है और इसी इलाके के अंदर मिलेगा। इट मीन्स ये इक्वेटोरियल कंट्रीज के अंदर मिलने वाला बर्ड है। अब इसका नंबर जो है कॉन्टिन्यूसली कम होता जा रहा है, साइज़ बड़ा होता है, लोग अंडे चोरी कर लेते हैं, इसको मार के खाते हैं, है ना, कई सारी और नेगेटिव चीज़ें, बट उसके बावजूद ये अपनी वजहों से भी ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी थोड़ी सी, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वो दीज आर इंडियन बस्टर्ड अर्जेंट कंजर्वेशन नीड्स, व्हाई न्यू सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड द सेंटर टू डिस्क्लोज इट्स प्लान्स टू कंजर्वेशन ऑफ क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बाय February 24।
अब ध्यान रखना बेटा, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब क्यों इंडेंजर्ड क्यों है? देखो, पहली बात है कि बर्ड है, एनिमल नहीं है। दूसरी बात है कि उड़ नहीं सकता। तीसरा पॉइंट ये है कि ये इसको जानवर और आदमी दोनों खा सकते हैं मार के, तो जानवरों के लिए भी ये फूड है। तो कुत्ते, बिल्लियाँ, वो भी इसको मार के खा सकते हैं। इंसान तो है ही हैं, अंडे भी चोरी हो जाते हैं इसके। तो इस करके इस तरह के बर्ड जो उड़ नहीं सकते, उनके मरने के चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा रहते हैं। साइज में ह्यूज है, पर ऑस्ट्रिच जितना ह्यूज नहीं है। तो और इसी करके अब इसकी डेथ क्यों हो रही है? पिछले कुछ सालों से जैसे इंडिया में मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस तेज़ हुआ, इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रोसेस तेज़ हुआ, तो वहाँ से जो गुजरने वाली वायर्स हैं उसमें फंस के कई ये मर जाते हैं। तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, द लार्जेस्ट अमंग द 4 बस्टर्ड स्पीशीज इन इंडिया अलॉन्ग विद मैक्वीन बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिकन एंड बंगाल फ्लोरिकन। Terrestrial birds spending most of their time on the ground, occasionally taking flights with their habitat. Considered a flagship species of the grassland, acting as indicator of grassland ecosystem health. Primarily fed on insects, lizards and grass seeds. कुल मिला के यही खाता है. Habitat and status mainly found in Rajasthan and Gujarat, and categorized as critically endangered by the International Union of Conservation of Nature. IUCN 21 report indicates the population of merely 50 to 249 individuals, placing them into the verge of extinction. सिर्फ 50 बचे हैं। और historical range significantly reduced, currently occupying only 10% of the original range. और threats, overhead power transmission, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। overhead power transmission lines हैं, identified as a major threat. Poor frontal vision and weight make it challenging for GIBs to detect power lines, leading to collision. पहली बात है इनका वेट ज़्यादा है, दूसरी बात है कि इनका विजन जो है बड़ा वीक होता है, नज़र बहुत तेज़ नहीं होती इनकी। और रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एरियाज लाइक कच्छ एंड थार डेजर्ट्स कंट्रीब्यूटिंग टू द पावर लाइन इंस्टॉलेशन। तो अब नई नई डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे पावर लाइन बिछा रहे हैं, तो उसकी वजह से ये टकराते हैं और करंट लग जाता है और मर जाते हैं। और उसके बाद that Kutch and Thar desert contribute power line installation in core GIB habitats. GIB मतलब Great Indian Bustard. Conservation measure क्या कहता है? Central government launched the GIB species recovery program 2015 में start होता है. Collaboration between the Wildlife Institution of India WII and Rajasthan Forest Department. और conservation breeding centers established to artificial incubation of GIB eggs. इनके अंडों को प्रिजर्व करेंगे। एंड रेजिंग हैचिंग फॉर द कंट्रोल एनवायरनमेंट, तो कोशिश करेंगे वहीं पर ही एक जगह के ऊपर अंडे रखें, एक एनवायरनमेंट के अंदर, वहीं पर ये बच्चे पैदा करें ताकि इनका नंबर बढ़ सके। तो उसके लिए इनको बंद करना पड़ेगा, है ना, बर्ड बड़ा है। इंस्टॉलेशन ऑफ बर्ड डाइवर्टर्स ऑन पावर लाइन्स टू मिटिगेट कोलिजन, तो बर्ड डाइवर्ट करने के लिए पावर लाइन के पास वहाँ पर डाइवर्टर लगाए जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन, अप्रैल 21 सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर द अंडरगोइंग इंस्टॉलेशन ऑफ पावर ट्रांसमिशन ऑफ लाइन्स एंड कोर GIB हैबिटेट्स इन राजस्थान एंड गुजरात। तो सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस हैं, थोड़ी सख्ती से आई हैं, तो हो सकता है इन्होंने काम करना शुरू करें। अमृत धरोहर इनिशिएटिव, हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन जो हैं वो आपसे जो क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस आई हैं, तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि क्वेश्चन ही यह है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, या किस बर्ड की प्रिजर्वेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसके बारे में अपनी इंस्ट्रक्शन दी हैं, या GIB से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं सीधा सीधा क्वेश्चन के अंदर। और अब अगले जो आंसर के अंदर ऑप्शंस होंगी, 4 ऑप्शंस होंगी जो GIB से रिलेटेड होंगी। GIB कहाँ रहता है, इसकी कितनी स्पीशीज़ मिलती हैं, इंडिया में कहाँ मिलता है, ये किस टाइप का प्लांट, किस टाइप का जो बर्ड है, तो किस टाइप के क्लाइमेट के अंदर होता है। 4 ऑप्शंस होंगी, हो सकता है एक गलत हो, 3 सही हो। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस आई हैं इस करके। सुप्रीम कोर्ट नॉर्मली इन केसेस में इंटरफेयर नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस जरूर होगी। तो उसके बाद है अमृत धरोहर इनिशिएटिव बूस्ट वेटलैंड नेचर टूरिज्म। अब क्वेश्चन आपसे ये हो सकता है, व्हाट इज अमृत धरोहर इनिशिएटिव, प्रीलिम के लिए।
तो वाई न्यू सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च द अमृत धरोहर इनिशिएटिव टू प्रमोट टूरिज्म एट इकोलॉजिकल सेंसिटिव वेटलैंड, पर्टिकुलरली रामसर साइट्स, चिल्का लेक इन उड़ीसा एंड सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी इन हरियाणा। मैंने आपको कई बार कह चुका हूँ, चिल्का लेक का क्वेश्चन इस बार आने के चांसेस हैं, और बहुत बार घूम घाम के चिल्का लेक बार बार आ रहा है, और हम लोगों ने नलबन भी उसमें डिस्कस किया था, और आइलैंड है नरबन आइलैंड, तो चिल्का लेक का क्वेश्चन इस बार जरूर आ सकता है। और पॉसिबिलिटी है कि इस बार जो रामसर साइट्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी यूपीएससी तो कम से कम जरूर पूछेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च द अमृत धरोहर इनिशिएटिव टू प्रमोट टूरिज्म एट इकोलॉजिकल सेंसिटिव वेटलैंड्स, रामसर साइट चिल्का लेक, और उसके बाद उड़ीसा एंड सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी हरियाणा, वेटलैंड डेजिग्नेटेड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन। कर चुके हैं हम लोग, कई बार डिस्कस कर चुके हैं क्या होती है रामसर कन्वेंशन और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। कन्वेंशन साइंड इन 1971 एम्स टू आइडेंटिफाई एंड प्रोटेक्ट क्रिटिकली वेटलैंड वर्ल्ड वाइड। तो उसमें ये क्वेश्चन हो सकता है कब बना था ये रामसर कन्वेंशन, कहाँ पे हुई थी, कौन सी ईयर में बनी थी। इंडिया है 75 रामसर साइट्स इंक्लूडिंग चिल्का लेक, सुंदरबन, भीतरकनिका एंड मैंग्रोव्स। उनको पता, ये सबको पता होगा 71 वाला रामसर कहाँ पे हुआ, रामसर कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, बाकी क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। इंडिया है 75 रामसर साइट्स इंक्लूडिंग चिल्का लेक, सुंदरबन, भीतरकनिका, मैंग्रोव। अमृत धरोहर इनिशिएटिव की एस्पेक्ट्स क्या कहते हैं। लॉन्च एन ऑब्जेक्टिव launched as a part of 2023-24 budget announcement aim to promote the conservation value of Ramsar sites in India. Implementation led by Union Tourism Ministry and the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Implemented in collaboration with Central Government Ministry, State Wetland Authority and various institutions. 16 Ramsar sites identified, 5 selected as pilot project and skill development capacity building scheme 2023. अब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या है कि गवर्नमेंट चाहती है कि इन एरियाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोग टूरिस्ट जो है विजिट करें, और जब टूरिस्ट विजिट करेंगे तो वहाँ पर उनकी इनकम जनरेट होगी। जब इनकी किसकी मतलब इनकम मतलब रामसर साइट के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी इनकम जनरेट होगी, वहाँ पर रहने का अरेंजमेंट होगा, वहाँ पर बोटिंग होगी, तो ज़्यादा लोग आएंगे, अवेयरनेस बढ़ेगी, इनकम आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा तो प्रेजर्वेशन कंपैरेटिवली बेटर होगी, क्योंकि एज वी हैव डिस्कस हर चीज़ को रन करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। और रामसर साइट के ऊपर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के साथ साथ गवर्नमेंट कहती है कि अपनी इनकम ये खुद जनरेट करें, और उसके साथ साथ टूरिज्म आए, होटल बने, वहाँ पर रिजॉर्ट्स बने। तो बहुत सारे लोग हैं जो शहरों में रहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, वहाँ के लोगों के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसकी, बट शहर में रहने वाला आदमी जब देखता है कि लेक है, सुबह उठूँ लेक के नज़ारे देखने को मिले, वहाँ लोग गांव के लोग रोज़ ही देखते होंगे, बट शहर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। एनवायरमेंटलिस्ट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं इसी जगह पर। उसके बाद हनीमून पैकेजेस वगैरह कई कुछ हो सकता है अगर सरकार ऐसा एफर्ट कर रही है तो, और अगर ऐसा इनिशिएटिव ले कोई ऑर्गेनाइजेशन तो उसके साथ ही हो सकता है। इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, टूरिस्ट सर्विसेज, क्या क्या आ रहा है इसके अंदर। कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम 2023 इंप्लीमेंटेशन के अंदर क्या है, इसके अंदर इन्वॉल्व ट्रेनिंग फैसिलिटी, टूरिज्म सर्विसेज प्रोवाइडर्स एंड स्टेक होल्डर्स। पायलट प्रोजेक्ट इंक्लूड सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा, भीतरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा, चिल्का लेक उड़ीसा, सिरपुर मध्य प्रदेश, यशवंत सागर मध्य प्रदेश। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स सच एज अल्टरनेटिव लाइवलीहुड प्रोग्राम एंड पर्यटन नाविक सर्टिफिकेट, बोटमैन सर्टिफिकेट आर बीइंग कंडक्टेड। तो जो भी बोट चलाएंगे उनको सर्टिफिकेट मिलेगा ताकि कल को डूबने डरने वाला हो तो बचाने की एबिलिटी हो उनके पास। सिग्निफिकेंस क्या है, फोकसेस ऑन शिफ्टिंग वेटलैंड्स फ्रॉम हाई वैल्यू टूरिज्म टू हाई वैल्यू नेचर टूरिज्म। एम्फेसिस कंजर्वेशन कम्युनिटी उस एरिया के अंदर, तो कंजर्वेशन कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, उसके आसपास की एरिया की जो कम्युनिटी उसको भी इन्वॉल्व करो इसके अंदर ताकि उनकी इनकम के सोर्सेज जनरेट हों। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड सपोर्टिंग लोकल लाइवलीहुड। नेचर टूरिज्म एट हाई वैल्यू ट्रैवलर्स, तो जो लोग पैसा खर्च कर सकते हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। नेचर टूरिज्म, टूरिज्म बेस्ड ऑन नेचुरल अट्रैक्शंस इंक्लूडिंग बर्ड वॉचिंग, फोटोग्राफी, स्टारगेजिंग, कैंपिंग, हाइकिंग एंड विजिटिंग पार्क्स। तो यहाँ से शहर से एक आदमी कैंप कुंप लेके अपना टेंट वेंट लेके किसी ऐसी जगह पर रुकना चाहता है जहाँ पर रात के बैठ के वो स्टार गेजिंग कर सके ना, तो और वहाँ पर सुबह उठे वो रात में खुले आसमान में सोए, टेंट लगा के बैठा हो, लेक के किनारे हो, ऐसी चीज़ें जो कहते प्रमोट होनी चाहिए। जो फोटोग्राफर्स हैं, प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं या इमेच्योर फोटोग्राफर्स हैं, उनको फोटोग्राफी करने का जिनको शौक है तो उनको अच्छे खासे क्लिक मिल जाए तो बेटर होगा। तो ये भी किसी ने ऐसी क्लिक की हुई है तो फोटोग्राफर होगा, हम लोगों ने यहाँ लगाई है।
जब ये बिकती हैं तो ठीक है, अपने अपने कलेक्शन में भी वो आदमी जोड़ के रखता है कि मैं यहाँ गया था तो घूमने के लिए, तो मैंने फ़ोटो रखी है। अगर ऐसा प्रमोट होता है तो टूरिज्म वाकई प्रमोट होगा उससे। तो नेचुरल टूरिज्म एंड हाई वैल्यू ट्रैवलर्स, टूरिज्म बेस्ड ऑन नेचुरल अट्रैक्शन इंक्लूडिंग बर्ड वॉचिंग, स्टार ग्रेजिंग एंड विजिटिंग पार्क्स एक्सेट्रा, प्रमोट सस्टेनेबल एंड एक्सपेरिमेंटल टूरिज्म। हाई वैल्यू ट्रैवलर्स क्या है? टूरिस्ट लाइक टू स्पेंड मोर, स्टे लॉन्गर एंड एक्सप्लोर बियॉन्ड द पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, often interested in diverse natural and cultural resources, aligned with the goal of promoting sustainable and responsible tourism practices. अब इस तरह के जो लोग जब पैसे खर्च करके जाते हैं तो ज़्यादातर उन टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे नहीं जाते जहाँ पे बहुत क्राउडी होता है ना, अपने लिए आइसोलेटेड जगह ढूंढते हैं। और उससे बेटर क्या हो सकता है आइसोलेटेड जगह, वेटलैंड से रिलेटेड। टूरिस्ट लाइक स्पेंड मोर मनी, उसके बाद हो गया द अमृत धरोहर इनिशिएटिव सिग्निफाइज a commitment to promoting responsible and sustainable tourism at Ramsar site by focusing on nature tourism and engaging high value travelers. The initiative aims to balance conservation with economic development, ensuring the long term well being of ecologically sensitive wetlands in India. The three-member committee, including a member of the Bustard Species Group of IUCN, was formed to oversee compliance. November 2022 court sought report of installation of bird diverters. ओहो, एक गड़बड़ हो गई बेटा। गड़बड़ क्या हुई कि इसके बाद ये वाली उसी की कंटिन्यूटी है, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के अंदर, उसी की कंटिन्यूटी ये है। The three-member committee, including a member of the Bustard Specialist Group of IUCN, was formed to oversee compliance. November 22, the court sought report of the installation of a bird diverter and assessment of the length of the transmission line acquiring underground installation. हाँ ठीक है, ये एक कहीं स्लाइड गलती से इधर आ गई है। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई उससे रिलेटेड है बेटा ये। The recent directive from the Supreme Court underscored the need of an effective strategy to protect the GIB from extinction. Despite the installation of bird diverter, concerns remain about their effectiveness, and the court emphasized on the government's responsibility to strike a balance between bird conservation and meeting international commitments to reduce carbon footprint. Significance क्या है? The GIB natural habitats overlap with inside India's major solar power producing areas. Balancing conservation efforts with sustainable energy development become crucial in aligning with the global commitment के साथ ही होना चाहिए। और जहाँ पे दुनिया में हर जगह के ऊपर प्रिजर्वेशन हो रहा है तो हमारे अपने जो इंडिजीनियस बर्ड्स हैं उनका भी प्रिजर्वेशन होना चाहिए। Then the Supreme Court intervention highlights the urgency of implementing comprehensive and conservation strategies of strategies for the great Indian bustard, addressing threat and ensuring the survival of this critically endangered species. कभी कभी हो जाता है जब वो स्लाइड सेट कर रहे हैं तो गलती से कहीं उंगली दब जाती है, स्लाइड आगे पीछे हो जाती है। थोड़ा कोऑपरेट कर लेना, वो जाके आगे पीछे कर लेना बेटा। पेज आपको सेंड किया, नहीं तो मैं दोबारा रीसेंड कर दूंगा आपके उसके ऊपर। तो प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स इन चेन्नई। हाँ, ऐप के ऊपर कुछ लोगों को था कि वो एक 12 तारीख की, ये 12 जनवरी की कोई न्यूज़ अपलोड नहीं हुई थी, वो मैंने कर दी है 2-3 दिन पहले, उसको देख लेना बेटा, चेक कर लेना एक बार। देन उसके बाद Prime Minister inaugurates 6th Khelo India Youth Games in Chennai. In the recent event, the Prime Minister of India inaugurates the 6th edition of Khelo India Youth Games in Chennai. During the ceremony, of Prime Minister attributes India's success and supports of various reforms undertaken by the Union government, emphasizing that sports extend beyond the playing field. He highlighted the substantial economical potential of the country's sport-related industry, projected to reach at least 1 lakh crore in the coming years. Additionally, he expressed कॉन्फिडेंस इन इंडियाज़ वास्ट पूल। कुल मिला के ये चेन्नई के अंदर एक खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं, यूथ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और बाकी सब जो है इसके अलावा गवर्नमेंट रिफॉर्म इन स्पोर्ट्स सेक्टर, टैलेंटेड डेवलपमेंट एथलेटिक सपोर्ट, खेलो इंडिया प्रोग्राम 17 आइडेंटिफाइज नर्चर द यूथ टैलेंट थ्रू द स्कॉलरशिप ट्रेनिंग कैंप्स एंड कंपटिशन। टारगेट ओलंपिक्स पोडियम स्कीम ऑफर्स फाइनेंशियल एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट्स टू एलीट एथलीट्स विद ओलंपिक मेडल पोटेंशियल। जिन स्टूडेंट्स में पोटेंशियल ज़्यादा होता है उन स्टूडेंट्स को प्रमोट करते हैं, उनके लिए फंडिंग भी की जाती है, उनकी डाइट, उनकी ट्रेनिंग के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा खर्च करती है। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट ऑफ एथलेटिक्स कोचेज एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं, जो कोचेज होंगे जिनके बच्चे अच्छा परफॉर्म करें, उन कोचेज को अवार्ड दिया जाता है, और उससे जुड़े हुए जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको भी अवार्ड देते हैं, पैसा दिया जाता है, फंडिंग होती है उनके लिए।
स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI रिवैम्प्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कोचिंग स्टाफ एट अ ट्रेनिंग सेंटर्स एंड नेशन वाइड। देखो इंडिया अपने आप को वर्ल्ड पावर की फॉर्म में अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहा है, और उसी प्रोसेस के अंदर ध्यान रखना, इंडिया में अगर स्पोर्ट्स में इंडिया के मेडल्स अच्छे आएंगे तो इंडिया की रैंकिंग अच्छी होगी। और इंडिया के जो, अगर आप सब जगहों पे अच्छा करें, स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं करें, तो उसकी आपकी इमेज बड़ी खराब होती है कि आप सब जगह पैसे खर्च करें, स्पोर्ट्स के ऊपर नहीं खर्च कर रहे। उसी हिसाब से रशिया, अमेरिका जैसी कंट्री से कई कई मेडल लेके जाती हैं जो ओलंपिक्स का टाइम होता है। जितने हमारे टोटल होते हैं उनके किसी एक स्पेसिफिक गेम के, सारी हमारी गेम्स में जितने होते हैं उनके तो किसी एक आधी स्पोर्ट्स में इतने ले जाते हैं वो, या उससे भी ज़्यादा होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स एनुअल नेशनल सपोर्ट कंपटीशन यूटिलाइजिंग अपग्रेडेड इंफ्रास्ट्रक्चर सिंस 2018, डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम provides financial assistance for the upgrading and building sports infrastructure. Public-private partnership encourages private sector participation in sports facilities development and engagement. Governments and policy reforms. National Anti-Doping Agency (NADA) strengthen the anti-doping measures. National Sports Development Code of India framework for government funding and development. Empowering Nation Sport Federation, ensuring transparency, accountability, and autonomy. Promoting sports as a career. UGC Sports Scholarship Scheme, financial support to students, athletes pursuing higher education. National Sports University established in Manipur for world-class academic and athlete trainings. तो उसके बाद career guidance and skill development program, support athlete and transition of post-retirement career. Sports sector in India, market size कितना है? 142 billion का है 2022 में, expected to reach 300 billion by 2017. डोमिनेंट सपोर्ट क्या है? क्रिकेट विद ग्रोइंग पॉपुलैरिटी एंड कबड्डी, फुटबॉल, बैडमिंटन एंड हॉकी। तो ये कंपैरेटिवली डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स हैं। बाकी कुछ स्पोर्ट्स ऐसी हैं जिनकी ट्रेनिंग, जिनकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। साइकिलिंग है, बोटिंग है, इस तरह की स्पोर्ट्स हैं जो बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि साइकिल बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। बाकी स्पोर्ट्स में राइफल है, जैसे वो शूटिंग वगैरह, उसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं, तो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। इस करके ये कंपैरेटिवली सस्ती गेम्स होती हैं, लोग इनमें चले जाते हैं। और ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ, राइजिंग इनकम, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन एंड एडवांसमेंट इन द मीडिया एंड टेक्नोलॉजी. Challenges and concerns: uneven development, infrastructure deficit, lack of grassroots focus, and issues of doping and corruption. Opportunities and measures: diversification, technology innovation, rural outreach, and increased focus on women's sports. Conclusion क्या कहता है? Indian sports sector undergoing a significant transformation, hold immense potential. Addressing challenges, capitalizing on opportunities, and fostering collaboration will be crucial for getting thriving, including sports landscape. The ongoing Khelo India Youth Game exemplify the commitment to nurturing grassroots talent and promoting vibrant sport culture in the country. बस इतना ही है इसके अंदर। आज कुछ खास नहीं थी, पर कल न्यूज़ अच्छी होंगी, कल और बेटर न्यूज़ कल इसके बाद देखने को मिलेंगी। आज कुछ खास न्यूज़ नहीं थी, बट कुछ और न्यूज़ हैं जिनको मैंने एडिटोरियल आर्टिकल्स हैं अलग से प्रिपेयर किए हुए हैं, वो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है कल की क्लास हम थोड़ी सी लंबी करें, लगभग 1.5 घंटे तक की वो कल की क्लास हो सकती है। तो आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं बेटा, कल इसको कंटिन्यू करते हैं।